रहा है, तो इसका मतलब कहीं भी 11th राशि पड़े, कुंभ राशि कहीं भी चार्ट में पड़े, ब्रह्म वाक्य क्या है, लाइफ फोर्स फ्लोइंग आउट, यानी कि तुमको जिंदा दिल बने रहना है, फ्लोइंग आउट होना है। ठीक है, तुम्हारा जो लाइवलीहुड कहां से कम नहीं होनी चाहिए, वहां पे डाउन नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। भले तुम्हें रिजल्ट मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी, इसीलिए ये दोस्ती का सर्कल है भाई। हम सबसे ज्यादा लाइवली कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा खुश चहकदार जब किट्टी पार्टी हो रही होती है, या जब हम चंडू खाने शराब खाने में बैठ के 4 दोस्तों चीयर कर रहे होते हैं, तब आप देखिए आपके चेहरे की खुशी। वहीं घर में आते पत्नी के सामने तो खा ले, वहीं अभी 4 दोस्त जो है जाम से जाम टकरा रहे हो, देखिए क्या चेहरे पे लाली हो, क्या हंसी मजाक और चेहरे की चमक देखिए उस समय आप इंसान की, जहाँ 60 ml 200 ml अंदर गया उसके। तो यहाँ लाइफ फोर्स फ्लोइंग आउट, मतलब जो सड़े से सड़ा इंसान जो घर में नहीं बोलता होगा, वो भी जो है लाइफ फोर्स अपने दोस्तों के बीच में, मैं खाने और ये ताड़ी खाने का तो वही 11th हाउस एडल्टर सबका, तो वहां बैठ के उसको बड़ा मजा आएगा बात करने में। तो लॉजिकली, लेकिन ये हम ये सब एग्जांपल इसलिए देते हैं कि अभी हम तुमको पॉजिटिव एग्जांपल देंगे तुम सब भूल जाओगे, ऐसे एग्जांपल तुम लोग हमेशा याद रहेंगे उसको। लेकिन एग्जांपल का मतलब ये हंसी मजाक वाली बात नहीं, ये एनर्जी को समझाने के लिए देते हैं, ऊर्जा को समझ लो क्या है वहां पे खेल। सेक्रीफाइस फॉर अदर्स की भी राशि है, यानी तुम्हारी 11th राशि जहां भी पड़ेगी वहां पे तुम्हें चाहते ना चाहते भी उस रिश्ते के लिए, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार मटका कंधे पे रखे किसी को ले जाके पानी पिलाने के लिए, वो तो पानी पी के तृप्त हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानेगा इतना भारी मटका तुम ले गए, नदी से भर के लाए, कंधे पे लाद के लाए, तब तुमने उसको पानी पिलाया। दिस इटसेल्फ शोज इज सैक्रिफाइस फॉर द अदर्स। तो यानी कि कुंभ राशि अगर सप्तम में पड़ जाए तो तुम्हें बिजनेस पार्टनर, पत्नी, 2 ही डोमेन नॉर्मली चलते हैं, पद प्राप्ति के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी और का प्रमोशन हो जाएगा, तुम काबिल होगे भी, तुम्हें लगेगा चलो यार इसको ज्यादा जरूरत थी, सैक्रिफाइस कर दोगे। वहां पे तुम कम्युनिटी सर्विस टाइप की एनर्जी, कम्युनिटी सर्विस की है, सैक्रिफाइस की है, कहीं लगा दो, जितने जाए उतने स्नैपशॉट निकाल लो। 3rd हाउस में पड़ जाए, 3rd हाउस में कुंभ राशि पड़ जाए, बाप के पास 2 में से 1 बच्चे को इंजीनियर बनाने के पैसे हैं, तुम्हारी कुंभ राशि खुद है या कुंभ जो है 3rd में है, या कुंभ प्रोमिनेंट हो, तो छोटा भाई इंजीनियर बन जाएगा, तुम नहीं बन पाओगे। यू हैव टू सैक्रिफाइस। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि डोमिनेटेड हो, तुम्हें फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरों के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख को त्यागना पड़ेगा। वो आदमी जो कंधे पे मटका रखे इतना भारी, अगर वो अपना पर्सनल सुख देखता तो 1 मग्गा पानी पी के चला आता, काहे लाद के लाता। लाद के ला रहा है तो इसका मतलब घर, परिवार, सोसाइटी, दोस्तों, समाज के लिए लेके आ रहा है ना। तो 11th हाउस इसीलिए नेटवर्क, मार्केटिंग, गेम्स, फ्रेंडशिप, एक्विंटेंस का बनाया गया है, ऊर्जा है, और उनके लिए सेक्रीफाइस है, करना पड़ेगा। ठीक है। ओह, इसके बाद आ जाओ वल्गर फॉल्क, जो वल्गर होते हैं ना, वल्गर लोग, उनको भी कुंभ राशि दर्शाती है। ठीक है। वाटर बेरर, जो भी पानी को इधर से उधर करते हैं, पानी लाने ले जाने के टैंकरों का काम, ये सब जो है कुंभ राशि से देखे जाते हैं। ठीक है। गहन विचारक भी है ये राशि, जो है गहन विचारक की हुई राशि है, अत्याधिक बौद्धिक भी है। क्यों? क्योंकि 3, 7 और 11 जो है इंटेलेक्चुअल त्रिकोण है, ये भी नोट कर लो। बौद्धिक त्रिकोण भी कहते हैं, वायु त्रिकोण भी कहते हैं, काम त्रिकोण भी कहते हैं। बौद्धिक त्रिकोण, काम त्रिकोण, वायु त्रिकोण, तो बौद्धिक है। और क्योंकि 11th है, 3, 7, 11 एक के बाद उत्तरोत्तर बली होती है, तो ये सबसे ज्यादा बौद्धिक, अत्याधिक बौद्धिक राशि है, 3 और 7 से भी ज्यादा बौद्धिक है। ठीक है। क्योंकि शनि है, बच्चा बुध उसके आगे क्या है, और शुक्र, शनि सबसे मैच्योर है, न्याय करना है उसको, किसने बदमाशी की है, किसने अच्छा किया है, इसका जजमेंट भी उसे ही करना है यहाँ बैठ के। ठीक है। तो ये हो गई एक्यूरेस के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी। तो अब कहाँ गई हमारी दीपा जी? 5-6 मिनट ब्रेक दीजिए, 5-6 मिनट के ब्रेक के बाद सबसे मिलते हैं। तब
तक आप लोग भी पानी वानी पी। दीपा जी से रिक्वेस्ट की रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। जी सर। Recording stopped. Recording in progress. ओके, तो अब हम मीन राशि की यात्रा पर चलते हैं। और जैसा कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी एक प्यारी बच्ची की कि मीन राशि को डिटेल में कर दीजिएगा, उसके कारतत्व कई बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो आज मीन राशि के सारे कारतत्व में डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, डिटेल में बहुत सारे कारतत्व आएंगे। तो सबसे पहले मीन राशि के बारे में, मछली इसका साइन होता है। मछली के फिन्स छोटे छोटे होते हैं बॉडी के अनुरूप। तो देखते ही अगर किसी इंसान के पंजे और हाथ छोटे हैं तो समझ लो ही इज मीन प्रोमिनेंट। हाथ पैर छोटे, कद बीच में से उठा हुआ मछली के समान, वे मछली के फिन्स जो होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो इसका मतलब मीन राशि को ऋषियों ने मीन लगन या मीन का चंद्रमा में 100% उस जातक के हाथ पैर बहुत बड़े नहीं होंगे, निशानी। ठीक है, आई जो है वाइड होंगी, चौड़ी होंगी, गोल होंगी और ओपन रहेंगे हमेशा। मछली पानी में भी रहती है तो कभी आंख बंद नहीं करती है नॉर्मली। तो मीन राशि के जातकों के बारे में एक खास बात होती है, वो जल्दी जल्दी पलके नहीं झपकाते हैं, आंखें हमेशा खुली ही रखते हैं। देखो कैसे पकड़ा जाता है। हम तुमसे क्या कहते हैं, किताबों से ज्योतिष नहीं आता है, ज्योतिष आता है डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिकल देखने से, मछली की डॉक्यूमेंट्री देखने से, मछली के बारे में नॉलेज ढूंढने से। जो मछली करती है वो सब मीन राशि में निकल आएगा। राइट, बहुत अच्छे स्विमर होंगे, नेचुरल कैपेबिलिटी होगी। अगर नहीं भी जानते उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर सीखेंगे तो बड़े सीख जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा है उनके शरीर के अंदर तैरने की। विष्णु का पहला अवतार थे, फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ विष्णु वाज मीन अवतार। ये सब चीजें लगेंगी प्रेडिक्शन में, पहले समझते चलो। ठीक है, संगीत और यौन मिलन का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। मछली रिदम है, जल है, तरंगे, सारे मछली। यौन मिलन बेड प्लेजर, सुख है। इन्नीट नॉलेज होगी अबाउट सेक्स, कामसूत्र पढ़ने का शौक हो सकता है, बादशाह के चेले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12th हाउस है। मछली मिलन है, दो मछलियों का जोड़ा है, लाइक मिथुन। लेकिन गुरु की है तो अच्छा ज्ञान होगा, और मिथुन हुआ तो बदमाशी ज्ञान होगा मिलन में। ये सब समझो। सिर्फ साइंस से हम तुमको 4 दिन पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं लेंगे। सिर्फ मछली के एट्रीब्यूट से हम तुमको जो है 4 दिन मीन राशि पढ़ा देंगे, और महीना भर पढ़ा दे मीन राशि, तब भी कम पड़ेगा। इतना कुछ है, लेकिन कुछ अपने आप भी ढूंढना पड़ेगा भाई। मछली को नहीं समझा तो मीन को कैसे समझोगे? तो उसके लिए नेशनल ज्योग्राफिकल, डिस्कवरी, जहां जहां मिले खाली टाइम में देखते रहो हमारी तरह। 10 साल का साधन इकट्ठा करो। ठीक है, अब मीन राशि जो है कहीं पे बच्चा है, कहीं पे वयस्क है, क्योंकि एक दूसरे निकल रहे हैं ना। बचपना सा कहीं पे बचपने की तरह बिहेव कर देगी, कहीं पे एडल्ट की तरह बिहेव कर देगी। क्यों? 2 मछलियां, एक भौतिक है, एक सांसारिक है, एक सूक्ष्म जगत है, एक स्थूल जगत है। अब ये सब प्रेडिक्शन है, लगाना तो सीखो कि मछली 2 है ना, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक, एक स्थूल, एक भौतिक, एक सूक्ष्म, एक आंतरिक, एक बाहरी। डुअलिटी है ना। और ये तुम इसमें ही क्यों लगाओ, धनु में भी लगाओ, मिथुन में भी लगाओ, लेकिन मिथुन के साथ जब लगाओ तो बुध को डोमिनेट का मान के, यहाँ पे गुरु है तो गुरु को डोमिनेट करके लगाओ ये सारी क्वालिटीज। वैसे को यानी बच्चा भी अगर मीन राशि का होगा तो कहीं ना कहीं ज्ञानी होगा, क्योंकि गुरु की राशि है दोनों गुण। बचपना भी है और वेस्ट एडल्टनेस भी है, एडल्ट भी है, 2 मछलियां हैं। ठीक है, अब फैंटेसी और रियलिटी। मीन राशि में फैंटेसी भी है और रियलिटी भी है। यानी कि ऐसा आदमी जो है अगर प्रेम पे कविताएं लिखे और 12th हाउस तो अनकॉन्शियस यानी नींद मतलब विचारों का, तो राइटर बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ से मिलेंगे तुम्हें। बड़े बड़े राइटर देख लो, मीन राशि या 12th हाउस डोमिनेटेड होता है उनका, चंद्रमा होगा 12th में, राइटर हैं। क्यों? क्योंकि फैंटेसी भी है और रियलिटी भी है। उसको शब्दों में उतारने का ग्रह बैठ जाए साथ में, विचार जो आ रहे हैं उनको अगर शब्दों में लिखने का प्लैनेट सपोर्ट कर दे, हो जाएगा काम। ठीक है, नष्ट जातक, एक नष्ट
शास्त्र है, जो नष्ट जातक जिससे हम स्त्री और पुरुष के गुणों का वर्णन करते हैं, वो क्या कहता है मीन राशि के बारे में, लॉन्ग लार्ज, और इसमें कहता है स्त्रियों के बारे में, क्योंकि स्त्री जातक, स्त्री नष्ट जातक हमसे बता रहे हैं कि अगर मान लो किसी स्त्री का चार्ट नहीं है और नष्ट जातक के हिसाब से गणना करनी पड़े, तो नष्ट जातक क्या 4-5 मेन पॉइंट बोलता है वो लिख लो। फीमेल विल बी फिकल, मछली फिकल होती है ना, जल्दी टिकती तो है नहीं पानी में, सट 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 भागती है, माइंड उसका थोड़ा भागेगा। फिकल, शारीरिक रूप से फिकल हो, एक जगह टिकेगी नहीं, शरीर में फिकलनेस होगी। विदाउट एनी ट्विंकलिंग इन देयर आईज, यानी कि एकाग्र, जिसको देखेगी घूर के देखेगी, बहुत देर तक देखेगी, ट्विंकल नहीं करेगी। अगर तुम उस लड़की से आंख में आंख मिला लो तो तुम्हारी नजरें भले झुक जाए, उसकी नहीं झुकेंगी, ट्विंकल नहीं होता उनकी आंखों में, ठीक है। खूब सारे नौकर चाकर होते हैं और खूब सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि मछली एक बार में इतने सारे अंडे देती है। सबसे महंगी डिश होती है मछली के एग्स, अपने आप में एक लेगेसी मानी गई है कि अगर मछली के अंडे, एक पर्टिकुलर मछली के अंडे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, 7-8 लाख रुपए किलो तक बिकते हैं। उससे बहुत जापान और कंट्रीज में बहुत डिमांड भी होती है, इंडिया में तो इतनी डिमांड नहीं है। मतलब मछली के एग्स, मतलब एक एग्जांपल अलग दे दिया मैंने। तो लार्ज संतति, क्योंकि मछली एक बार में बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है। अगर फीमेल नस्ल जात का में लिखा है कि खूब सारे नौकर चाकर होंगे और कई सारे ऑफस्प्रिंग, लॉन्ग लार्ज और हाई ब्रेस्ट होंगे उसके मछली के, ठीक है। फाउंड ऑफ वाटर और हैविंग नेचर ऑफ फिश, मछली की तरह उसका नेचर होगा और दिन में 5 बार नहाती होगी। जल बड़ा पसंद होगा, जल क्रीड़ा, बाथटब में लेटी है तो लेटी रहेगी। ये नष्ट जातकम में लिखा है, लेकिन उसको हमने कलयुग में थोड़ा सा रिफॉर्म करके आपको बता दिया, ठीक है। तो ये नष्ट जातकम के हिसाब से समझ लो। अब आ जाओ, परिवर्तनशील जल राशि है ये एनर्जी है, परिवर्तनशीलता और जल तत्व, भीतरी द्वंद्व रहता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहती है, ये इधर उधर क्या करें, तो दो है, ठीक है। दार्शनिक है, कल्पना है, रोमांटिक है, मानवीय है, मददगार है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, दार्शनिक, कल्पना, रोमांटिक क्योंकि मछली, रोमांस जल तत्व, मानवीय है, मददगार है, बहुत स्थिर नहीं है, जल है तो स्थिर नहीं हो सकता है, ग्रहणशील है। अभी ग्रहणशील बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि हाथ में जल देके श्राप या आशीर्वाद देते थे, संकल्प करते हो आप तो जल क्यों लेते हो कि उस जल में वो हमारा संकल्प हमेशा के लिए विद्यमान हो जाए। जल कभी नष्ट नहीं होता, भाप बनेगा तो बादल बनेगा तो फिर वापस आएगा। यानी कि हम ऐसी चीज से संकल्प कर रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए जल में सब कुछ समाने की क्षमता है। इसीलिए ऋषि जल हाथ में लेके जा तू बंदर बन जा, तो यानी कि ये बंदर बनने की क्वालिटी जल में हमेशा करोड़ों अरबों साल तक रहने वाली है, जो ऋषि ने बोल दिया। फूंक के जल, तुमने देखा होगा कई लोग फूंक मारते हैं, ये जल को फूंक मार के पिला देते हैं जो सिद्ध होते हैं। कई अनुष्ठानों में तुम देखा होगा एक बार माला पड़ी फिर जल में फूंक मारी, फिर माला, यानी कि हमारे मुंह के जो उच्चारण है, गुरु के जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उनकी ऊर्जा उस जल में आ जाए, फिर वो जल पिला देते हैं रोगी को। तो जल में सब कुछ ग्रहण करने, तो यानी जब ये इतनी क्वालिटी जल में है और मीन राशि में जल है, तो इसका मतलब मीन राशि एडेप्टेबिलिटी की राशि है, ग्रहणशील है। अब जहां कहीं पड़ जाए तुम्हारे 12 भाव में, वहां ग्रहणशील तुम हो जाओ। और फिर दूसरी चीज समझो, हिमालय से लेके गंगा सागर तक की गंदगी अपने अंदर ग्रहण करके समुद्र में मिला देता है जल। तो सारी गंदगी, कहते हैं गंगा ने स्नान किया सारे पाप उसी में छोड़ा है गंगा, तो ग्रहण कर लिए ना गंगा ने तुम्हारे पाप। यानी कि मीन राशि तुम्हारी जहां भी पड़ेगी तुम्हें दुनिया के पाप वहां पे ग्रहण करने पड़ेंगे। ये प्रेडिक्शन है, अभी प्रेडिक्शन की एनर्जी है, 12 भाव में लगा के समझ लो। शादी करी, सप्तम में मीन राशि है, तो पत्नी के साथ एक बच्चा भी आ गया एडवांस में शादी से पहले से, तो तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे दिया हंसी मजाक वाला, उसको 12 जगह लगाओ, ठीक है। लैगून समझते हो क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, पहाड़ मतलब टापू जो चारों तरफ जल से घिरा हो, यानी आइसोलेशन। देखो आइसोलेशन क्यों आया, ऋषियों ने
अभी ब्लू लेगून पे न चले ना, डेमी मूर वाली पिक्चर ब्लू लेगून में पहुंच जाओ सब कूद काट के तुम लोग हैं, वो सब वहां पे वो ब्लू लेगून की बात नहीं कर रहे हैं, लेगून की बात कर रहे हैं। लेगून मतलब एक छोटा सा टापू जो चारों तरफ जलते घिरा हो। आइसोलेशन में चली जाती है ना डेमी मूर, एक बच्ची होती है, एक्सीडेंट हो जाता है नाव का, उसके माता पिता की डेथ हो जाती है, वहां एक लड़का उसको मिलता है, दोनों टार्जन बन के हुआ हुआ करते रहते हैं पूरे टापू पे। वही है लेगून, यानी आइसोलेशन, दुनिया से आइसोलेट हो गए। इसलिए आइसोलेशन की राशि है। फिर चाहे वहां गुरु से दीक्षा पाओ, चाहे मोनेस्ट्री में जाओ, इसलिए लेगून है, क्योंकि चारों तरफ जल है, बीच में टापू में तुम अकेले। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, घूमो पूरे टापू में अकेले, ठीक है। तो ये लेगून भी है। अब आगे चलते हैं। जो बिटिया ने कहा था कि बहुत सारी बातें मीन राशि के बारे में लोग कम बताते हैं, हम तुमको एक एक बात बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ये परिपूर्णता की राशि है, एक्मे ऑफ अचीवमेंट, नोट कर लो, यानी कि परिपूर्ण होने की राशि है। तुमने 12 भाव में दुनिया के बवाल मचाए, पढ़ाई, शत्रु, बीमारी, पत्नी, बच्चे, नौकरी, माता पिता, लेकिन जब 12वें हाउस में पहुंचे काल पुरुष के, तो तुम परिपूर्ण हो गए, निकल लिए। अगली आत्मा या अगर कहीं मोक्ष मिलने की चांस हुई तो मोक्ष यानी परिपूर्णता है। मेष शुरुआत है, आदि, और ये अंत है। परिपूर्ण हो जाता है इंसान सब जिम्मेदारियों से, हुई या नहीं हुई वो बात की बात नहीं, अब खत्म मामला, सांस रुक गई, परिपूर्णता। तो यहाँ कहीं भी मीन राशि पड़ेगी वहां पे परिपूर्णता की एनर्जी लगेगी। यू हैव टू फिनिश दैट वर्क, चाहे नौकरी में लगे, चाहे अष्टम में लगे, चाहे छठे में लगे तो शत्रु को तुम्हें, बीमारी को तुम्हें, लग्न में लगे तो खुद अपने आप को परिपूर्ण बनाना है फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है। अल्टार्स, अल्टार्स का मतलब होता है जो बदली जाती है, अंग्रेजी में अल्टार्स, ALTARS, हिंदी में बदलना, बदलना, तो बदलाव है, क्योंकि मर गए तो फिर आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर मर गया, आत्मा अगले में चली तो चेंजेस, लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, एर्थ में भी है, यहाँ पर भी है। एम्बिशन सेटिस्फाइड, क्यों? तो 11th हाउस को जब तुमने खत्म कर दिया, 12th में तुम स्थित हो गए मोक्ष में, तो एम्बिशन तुम्हारे खत्म हो गए। तो मीन राशि में तुम्हारे एम्बिशन खत्म हो जाते हैं 12 भाव में जहां पड़े। 3rd हाउस में पड़े पराक्रम के एम्बिशन खत्म, 4th हाउस में पड़े सुख नहीं ढूंढोगे, सुख फिर कहीं और ढूंढोगे, योग में, शांति में, कुछ ना करने में सुख है, डू नथिंग। पापा जी कहते थे ना, पापा जी जानते हो, उनका आश्रम है यहाँ पे, लखनऊ में भी कई जगह पे है, बहुत फेमस इंसान रहे, रमन महर्षि के भक्त थे वो। तो पापा जी क्या कहते थे, डू नथिंग, कुछ मत करो, शांति से सब कुछ होगा अपने आप। इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन डू नथिंग के बहुत डीप मीनिंग है इन बिटवीन द लाइन, ठीक है। एनालिसिस नॉट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें समझने की जरूरत है। और इसके लिए हम पकड़ेंगे पूजा मैडम को। दीपा मैम, पूजा जी को करो। जी सर, जी सर। हाँ पूजा जी, अनम्यूट करो और हमारे सवाल का जवाब दो। एनालिसिस नॉट लाइक हियर, हाउ यू कैन कनेक्ट दिस? पूजा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं आ रही है। हाँ जी सर, कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन अगेन? क्या क्वेश्चन ये है कि मीन एनालिसिस इज नॉट लाइक्ड हियर, मीन राशि में एनालिसिस पसंद नहीं किया जाता है। हाउ यू कैन प्रूव, कोरिलेट? सर क्योंकि ये परिपूर्णता की राशि है, सो आई फील कि एनालिसिस एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। एनालिसिस अगर हम कुछ करेंगे तो फिर उसकी शुरुआत दोबारा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम आपको और इसमें जोड़ देते हैं थोड़ा सा। चलो so I feel, ठीक है, ज्योतिष में कुछ भी सही गलत नहीं होता है, लेकिन और अच्छा लॉजिक देते हैं तुम्हें, तब सोचना। ये बताओ कि मीन राशि में कौन सा ग्रह डेप्लीटेड होता है? मरकरी। मरकरी जो है एनालिटिकल प्लैनेट है। तो एनालिटिकल, जिस प्रकार मकर राशि में गुरु का ज्ञान इज नॉट लाइक्ड, एडवाइस इज नॉट लाइक्ड हियर। तो मरकरी जब वहां पे डेवलिएटेड है तो, और क्योंकि ये प्रज्ञा है, गुरु के ज्ञान को में दिमाग नहीं लगाया जाता कि गुरु जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। गुरु वाक्यम परम मूलम, गुरु वाक्य जो होता है वो जो है
परम मंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बुद्ध की तरफ एनालिसिस लगाओ, मैं ये जिज्ञासु महाराज कह रहे हैं पता नहीं सही है नहीं गलत है क्या है, तो फिर समझ लो तुम्हारा जो है मीन राशि बिगड़ी हुई है। जी जी ठीक है। जो लोग समझ लेते हैं नहीं ठीक है, जिनको विश्वास हो जाए। तो आजकल गुरु भी तो सब नटवर लाल हैं, गुरु तो कोई है नहीं, सो कॉल्ड गुरु हैं दुनिया में, तो हम भी हो सकता है उनमें से एक हो। तो ये तुम्हारा अपना किस्मत है और तुम्हारा अपना जजमेंट है कि तुम सही ढूंढ पाओ नहीं ढूंढ। नो 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 सर, हम सब ये जानते हैं कि जो हम यहाँ सीख रहे हैं, मतलब जो शायद भटक भटक के हम जो यहाँ सीख रहे हैं वो हमें कहीं नहीं मिला। मतलब हर जगह से अपना अपना कुछ मिला, बट यहाँ से जो मिला वो कहीं नहीं मिला। तो अभी तुम्हें समझ आया ना, एनालिसिस इज नॉट, व्हाई एनालिसिस इज नॉट लाइट ओवर हियर। जी सर। क्योंकि गुरु ऋषियों ने बता दिया है यहाँ पे बुद्ध डेबिलिटेड है, तो उसको इन बिटवीन द लाइन छुपा के उन्होंने बोल दिया। अब तुम समझ सको, यही कोरिलेशन सीखने में सालों लग जाते हैं। जी सर। क्यों? हम तुमको ये बात बोल के आगे बढ़ जाते तो तुम जिंदगी में रटती रहती कि एनालिसिस नहीं करती है मिथुन राशि। लेकिन अब आज के बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया ना कि एनालिसिस क्यों नहीं पसंद होता, बुद्ध की एक्टिविटी नहीं पसंद है यहाँ पे। ज्ञान लगाओ, क्रिटिसिज्म करो, क्योंकि गुरु का क्रिटिसिज्म तुम थोड़ा करोगी। जी सर। सर जो रटा रटाया था उसके लॉजिक्स इस क्लास में हम सबको मिल रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। क्योंकि उस बिटिया की रिक्वेस्ट थी कि मीन राशि के कारतब नहीं मिलते हैं तो डिटेल में पढ़ा, हम डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं। सर इसमें मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और ऐड करना चाह रही थी कि जैसे हम फोर्थ और फिफ्थ और इन भावों को ज्यादा एनालिसिस करते हैं, क्या हम 6 से 12 इनको ज्यादा फोकस करके एनालिसिस कर सकते हैं? बिकॉज ये डिफिकल्ट राशियां हैं 6 से 12 और उसमें समीकरण बिठाना बहुत मुश्किल लगता है। देखो नॉर्मली क्या है, तुमको आना सब कुछ चाहिए, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें सारी तो देखने नहीं है चार्ट में। जिस आदमी का जो सवाल हो उसके रेफरेंस टू देखना तो सभी पढ़ता है, मजबूरी है, लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी लोगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हाँ तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, जायज है, सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लग्न के सापेक्ष में चलते हैं। सारे हाउसेस लग्न ही तो एंजॉय करता है, उसी की तो जर्नी है। जैसे टैरो में इट्स अ जर्नी ऑफ द जोकर। पहला कार्ड कौन है टैरो में बताओ? द फूल्स कार्ड। तो भाई आपसे सीखा था सर, वो जो अगेन टैरो में जो आपसे ज्ञान मिला वो 10 लोगों से सीख के नहीं मिला सर। और जबकि तुम्हें सच बताऊं तो हमने टैरो आज तक किसी से नहीं सीखा। हमारा ये सेल्फ इवोल्यूटेड सेल्फ रियलाइज्ड और में टैरो में हम हैं, हमने कभी किसी से टैरो सीखने हम नहीं गए आज तक। लेकिन हमको चीजें नजर आ जाती हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं। तो यही चीज हम तुम लोगों में देखना चाहते हैं, हमने बहुत साल बर्बाद किए ये नजर पाने के लिए कि वो 60 लोग हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। और जिस दिन वो 60 लोग तुमसे बात करने लगेंगे तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय गॉड ग्रेस। आशीर्वाद है मेरा तुम सबको। आशीर्वाद क्या कर, आशीर्वाद देने लायक तो इंसान हम नहीं है, हम तो बहुत खराब इंसान है समाज में रहने लायक। लेकिन हाँ, लेकिन हम इतना पूर्ण विश्वास से कहते हैं, देखो हम जिस परंपरा मतलब हम जहाँ से आते हैं, हमारी तो छाया से दूर रहो तुम सब लोग, ठीक है? लेकिन ठीक है, सीख रहे हो कुछ, हमारे ऐसे कर्मा है जो हमें बांटने हैं तो हम बांट रहे हैं तुम लोग, ठीक है? जो जितना आता है, हम ये नहीं कहते हैं ज्योतिष में कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता है, एक जन्म में 2 जन्म में चेक करते रहो, हो जाओगे एक दिन, सेल्फ रियलाइज भी हो जाओगे तो भी बहुत है। तुम्हें कम से कम तुम ये लाइन खींच पाओ, लाइन ऑफ डिमार्केशन की सही क्या है गलत क्या है जीवन में। अगर इतना भी सीख लेते हो तो ज्योतिष सीखना तुम्हारे लिए समझ लो दुनिया का सबसे अच्छा काम। बहुत बड़ी बातें करने का तो कोई मतलब नहीं, मोक्ष और ये और वो मिलना नहीं, क्योंकि इतने पाप कर्म करके आए हैं यहाँ तक कि कुछ ना कुछ तो अभी भोगना बाकी है। चलो आगे चलो बिटिया, चलो वेरी गुड। तो यहाँ बताता है अंत को भी ये बताता है, मीन राशि जहां भी पड़ेगी वहां पे एंडिंग भी है, क्योंकि 12th साइन है, ठीक है? अंत अराइव्ड यानी कि एंड आ गया है। तो 12th साइन जहां भी पड़े तो वहां पे एक ऊर्जा ये भी तुम लगा सकते हो कि एंड हैज अराइव्ड। कर्मा में पड़ जाए तो यानी कि ये जन्म तुम्हें कर्मा का एंड है, ठीक है? फिफ्थ में पड़ जाए तो यानी बच्चों का एंड, यानी बच्चों के प्रति या एजुकेशन के प्रति, लव के प्रति जब एक्टिवेट हो जाए या कुछ ऐसा हो। क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ विंशोत्तरी दशा देखते हैं, और आश्री जेमिनी में राशि बेस्ड दशाएं भी होती हैं, साइन बेस्ड दशाएं भी हैं, हाउस बेस्ड दशाएं भी हैं, ठीक है? हाउस राशि ज़ोडिएक बेस्ड दशाएं भी हैं। उनमें जब तुम लगाओगे तब ये बहुत काम आएगी ये एनर्जी। जैसे तुम में से कईयों को जेमिनी आती होगी, तो जेमिनी वालों में जब वो जेमिनी में कोई दशा लगाएंगे जो कि साइन बेस्ड दशा है, तब वहां पे एंड हैज अराइव्ड की ऊर्जा काम आती है। तुम वैदिक में भी लगा सकते हो, ठीक है? उसी प्रकार एक ऊर्जा तुम लोग को हम बता रहे हैं जो तुम्हें हमेशा काम आएगी, वो है एसिमिलेशन ऑफ फोर्सेस इनटू
वन एंड अनदर, यानी एक दूसरे में फोर्सेस का एसिमुलेशन हो जाना, दो चीजों का आपस में मिलना, दो ताकतों का आपस में मिलना, दो गुणों का आपस में मिलना, ठीक है। मिलन, दो मछली है ना, पूंछ में से मुंह और मुंह में से पूंछ निकल रहा है, दोनों एक दूसरे से रीजनरेट हो रही हैं, यानी कि सिस्टम रुकेगा नहीं। अब जैसे मान लो 11th में पढ़ जाए तो तुम्हारे दोस्त आएंगे चले जाएंगे, नए बन जाएंगे। 7th में खतरनाक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे दो भार्या योग बना देता है, एक जाएगी तभी वहीं से दूसरी आएगी। 5th में एजुकेशन तुम एक पढ़ोगे, इंटर तक साइंस पढ़ोगे, फिर पता नहीं किसी कारण से तुमको साइंस चेंज करनी पड़ेगी, पता लगा तुमने फिर कुछ और ले लिया, कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया। तो एक चीज एंड है और वहीं से मिलन है, दो पावरों का, दो चीजों का मिलन होगा, वहीं से चीज बदलेगी। तो एसिमुलेशन ऑफ वन इनटू अनदर। अटैचमेंट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन हियर, अगर अटैचमेंट होगा तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अगर अटैचमेंट का प्लेनेट, अटैचमेंट जो है हमेशा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि हमने मान लो मोक्ष के लिए हम गए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और 20 साल हमने तपस्या करी। 20 साल तपस्या करने के बाद जब हम मोक्ष के किनारे पहुंचने लगे तो हम एकदम से घर की याद आ गई, हाय मेरी बीवी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, बस। तो यानी अटैचमेंट अभी पूरी तरह से मरा नहीं था और आप कम तैयारी में निकल लिए घर से मोक्ष पाने। तो अब वहां जाके आपको साल 2 साल बाद याद आने लगी, तो या तो गुरु आपका बोले जाओ भैया संसारिक जीवन में जाके रहो कपड़े पहन के नागा बन के। कई नागा ऐसे होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, अपने गुरु की आज्ञा से संसारिक जीवन में काम निपटाते हैं, तो कई नहीं आते हैं। कईयों को ऐसे आदेश होते हैं कि वो वैसे तो वो 30 साल में एक बार मेरे ख्याल से जाते हैं अपनी माँ से दीक्षा लेने, अपने परिवार से मिलने नागा, फिर नहीं जाते हैं दोबारा कभी। एक बार जब निकल आते हैं तो अपना संस्कार, अपना पिंडदान सब कर चुके। तो अगर जरा सी अटैचमेंट रह जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज, फ्रस्ट्रेशन क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है दोबारा पैदा होना। अब इच्छाएं रहेगी तो तुम मर तो गए, लेकिन मरते समय जो इच्छा थी वही राहु बन के तुम्हें अगले जन्म का कारक बनेगा, तुम्हारे जन्म का। तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगा, यार नजदीक तक पहुंच गए थे, अगर इच्छा ना करते तो निपट लेते, ब्रह्मा जी के पैरों में पड़े होते, अब यहाँ फिर आके रोटी कपड़ा और मकान में भिड़ना पड़ रहा। तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्योंकि लाइफ में हम लोग फ्रस्ट्रेशन आता है, यार हमारे मतलब की पढ़ाई नहीं हो पा रही, बगल वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है, हमारे पास ये टीवी नहीं है, हमारे पास 100 इंच का टीवी नहीं है, 35 इंच का टीवी है, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन है ना। और मृत्यु लोग में तो फ्रस्ट्रेशन हो गई, स्वर्ग में काहे का फ्रस्ट्रेशन? और बची रंबा और मेनका के बीच में डांस देखो बैठ के सोमरस पी के, वहां काहे का फ्रस्ट्रेशन? भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं। कहने समझाने वाली बात है, ऐसा होता है तो हंसी मजाक वाली बात है, नहीं समझ लो एनर्जी। तो मीन राशि जो है तुम्हारे जीवन में जहां कहीं भी पड़ेगी, वहां पे अगर बहुत ज्यादा तुम चिपक जाओगे, आसक्ति पालोगे, तो फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, बहुत जरूरी है ये पॉइंट, समझ लो। ऐसे यानी अटैचमेंट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन हियर। ऑस्पिशियसनेस तो पता ही है, गुरु की राशि ऑस्पिशियस होगा। बेड पीसफुल स्लीप, बेड पीसफुल स्लीप का भी ये विष्णु भगवान कहाँ पे आराम करते हैं, जरा बताओ भाई। विश्वेश मिश्रा जी, अनम्यूट कर दो दीपा जी। गुरु जी क्षीर सागर में, क्षीर सागर, तो विष्णु जब क्षीर सागर में आराम करते हैं, पीस में आराम से सोते हैं, तो यानी कि मीन राशि क्योंकि सागर की राशि है, जल तत्व की राशि है, सागर है, तो यहाँ पे बेड पीसफुल स्लीप का ये हाउस है। नींद से रिगार्डिंग क्वेश्चन में तुम्हें मीन राशि या 12th हाउस को देखना अनिवार्य है। किसी को नींद नहीं आती है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, बेंडिकेशन यानी आशीर्वाद, यहाँ से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है क्योंकि आइसोलेशन में गुरु भी है, तो गुरु की राशि भी है। ठीक है, तो यहाँ पे और मोक्ष मिलना अपने आप में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर किसी को मोक्ष मिल जाए तो उससे बड़ा आशीर्वाद क्या है? तुम लोग जो है जब कहते हैं लक्ष्मी तिलक लगाने आई तो तुम मुंह धोने चले गए। तो अगर किसी को मोक्ष मिल रहा हो, वो कहते कि हमको गाड़ी दे दो, हमको मकान दे दो, हमको 6 पत्नी दे दो, है? जैसे मान लो द्रौपदी थी, पगलाई गई, वीर हो, सुंदर हो, ज्योतिष जाने, ये जाने, कहीं तुम एक में तो हो ही नहीं सकता, 5 पति ले लो। ठीक है, तो उसको 5 पति दे दिए गए भाई। एक पति हो, इतनी सारी चीजें उसने पति में मांग ली, तो ब्रह्मा भी कहीं इतने सारे गुण तो एक इंसान में हो नहीं सकते, तो तुमको 5 पति देने पड़ेंगे, तो 5 पति मिल गए। तो यानी वो मोक्ष भी मांग सकती थी मोक्ष में, तो यानी कि आशीर्वाद,
हायर लेवल का आशीर्वाद की राशि है ये। अब तुम उसको छोटे में निपटा लो तो अलग बात है, ठीक है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद मोक्ष प्राप्ति है, ठीक है। भजन कुटीर, भजन कुटीर की भी ये राशि है, यानी कि 12th हाउस तुम्हें पता ही है, गुरु, संत, महात्मा, आश्रम, आइसो, ये मोनेस्टरीज, तो भजन कुटीर की भी ये राशि है, ठीक है। सारे एफर्ट्स का समापन की भी राशि है, लाइफ के जितने भी एफर्ट्स हैं उनका समापन, एंड करना, ठीक है। कंफर्ट की भी राशि है, वो तो समझ में आ जाएगा। कॉमन साइन है, ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। काहे की कॉन्फ्लिक्ट, तुम फंसे रहो, कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्ती पाल लो अलग बात है, वरना ये तो पता ही है कि एक दिन मरना है। अच्छा ये बताओ तुम सबको इस बात में किसको किसको कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं हम शायद नहीं मरेंगे? किसी को कॉन्फ्लिक्ट है इस बात की कि हम नहीं मरेंगे? ये तो सबको पता ना कि मरेंगे, तो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है? 12th हाउस में अगर मरण है, अगले जन्म में जाना है, वहीं से तो जाते हैं 12th हाउस से। मरते 7 सेकंड से हैं, लेकिन लाइफ आफ्टर बर्थ या अगले जन्म में जाना तो 12th हाउस से ही होता है। तो ये इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं ना कि मरेंगे, ये तो है ही, तो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं कोई फिर यहाँ पे, ठीक है। कंटेम्पलेटिंग, मनन की भी राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे तुम्हारे लिए। कंटेम्पलेटिंग यानी मनन करना, मनन जो करता है वो मुनि हो जाता है। तो यानी ज्योतिष पे जब तुम मनन करते हो तो तुम आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है मीन राशि में, क्यों? क्योंकि मरना तय है, तो विरोधाभास होने का कोई मतलब नहीं है। डुअलिटी रहती है, लेकिन विरोधाभास ना रहे, लेकिन हाँ आदमी जब तक उस फाइनल नहीं कर लेता है तब तक वो फंसा रहता है मोहजाल में, तब तक बार बार आता जाता रहेगा। जिस दिन खत्म हो जाएगी ड्युअलिटी, उस दिन कोई भी विरोधाभास नहीं रहता है। एंड ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, इक्विलिब्रियम का एंड भी है ये, क्यों? क्योंकि यहीं से आना और जाने से छुट्टी भी यहीं से मिलेगी एक दिन तुम्हें। तो एंड ऑफ इक्विलिब्रियम की पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जन्मम, बार बार मृत्यु बार बार जन्म का ये हाउस है। तो यहाँ पे एक बार कभी ना कभी तो इसका एंड होगा ही, जैसे गौतम बुद्ध का 49वें जन्म में निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट नाम की कोई खास चीज नहीं है, और एक्साइटमेंट नहीं है इसीलिए बुद्ध भी यहाँ डेबिलेटेड है। फीट ऑफ काल पुरुष है, काल पुरुष के ये चरण है, फीट है, ठीक है। फेमिनाइन भी है, फेमिनाइन इसलिए है, वैसे तो गुरु की राशि है तो मेल होना चाहिए, इसका रूलर मेल है, लेकिन फेमिनिटी का मतलब समझ लो, जितनी भी ऑड इवन नंबर की राशियां होती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनमें फेमिनिटी होती है। मात्रा तो क्षमता, फेमिनिटी का मतलब ये नहीं कि स्त्री, मतलब पालने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता, मदरहुड टाइप की फीलिंग, नरिशमेंट, तो ये फेमिनाइन भी है, ठीक है। अंतिम फाइनलिटी भी है, फाउंटेन, झरने वरने सब इसी देखोगे, ठीक है। रिमेन फुलनेस रहती है, ग्लोरी है। हर्मिटेजेस, हर्मिटेजेस माने आश्रम, ठीक है, ठीक है। आश्रमों की राशि है, मतलब राशि मतलब ज़ोडिएक, तो आश्रमों का अगर विचार करना है, मॉनेस्ट्री का विचार करना है, धर्मार्थ काम पर खर्च करने की भी ये राशि है। यानी 12th राशि जहां भी पड़ेगी ज़ोडिएक में 12 हाउस में, वहां पे तुम धर्म पूर्वक उस पर खर्चा करोगे। जैसे 3rd हाउस में पड़ी तो अपने भाई के ऊपर, फिर चाहे उसकी एजुकेशन हो, उसकी शादी हो, उसका व्यापार हो, उसका कोई भी चीज हो, उस पर जो धर्म पूर्वक है उसके हिस्से का प्रॉपर्टी में वो तुम उसको दोगे, मीन राशि अगर है तो। मीन राशि जहां भी पड़ती है वहां पे धर्मार्थ, और धर्म में भी मंदिर में गुरु को, आश्रम को भी दान देने का आदमी को इनेट शौक होता है, ठीक है। और कई बार देखा गया अगर मीन राशि 10th में आ जाए तो आदमी एक प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में चला जाता है। जैसे पत्नी वाला बताया ना कि एक को छोड़ के दूसरे में, एजुकेशन में, तो 10th में एक पेशे से दूसरे पेशे में जाना, ठीक है। कुछ मामलों में ईर्ष्यालु स्वभाव भी देखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। होली श्राइन्स मैंने बता ही दिया, हर्मिटेज, होली श्राइन्स, हाँ अब अगला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले पढ़ा दिया उसी को वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म नॉट हेयर। मीन राशि में इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बुद्ध यहाँ डेबिलेटेड है। यहाँ पे मन से सोचना है, दिल से सोचना है, बुद्धि से नहीं सोचा जाता है। बुद्ध को यहाँ पे कोई रूल नहीं दिया गया, क्योंकि बुद्धि से कभी किसी ने ईश्वर को नहीं पाया है। या तो कंप्लीट सरेंडर से पाया है, शुक्र से पाया है। शुक्र मतलब कंप्लीट सरेंडर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई,
ये है वीनस की पराकाष्ठा जो मीरा और राधा में थी, या फिर पाया है विजडम और अपने आप को सारी इच्छाओं को खत्म करने के बाद। तो यहाँ बुद्ध का कोई रोल नहीं है। तो इंटेलेक्चुअलिज्म जो है यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम बुद्धि नहीं लगा सकते हैं यार, इतने यज्ञ कर डालें और इतने पंडितों को ये शास्त्र पढ़ डालें और ये वाला तो मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति से तो एक बार मोक्ष मिलने की चांस है। नहीं तुम ये सोचो कि हम मरकरी जैसी बुद्धि लगा के पर 12th हाउस को जीत ले, तो नहीं जीत सकते हो। इंट्यूटिव ओपननेस है यहाँ पे, क्योंकि जल में, मैं तुमको फिर समझाता हूँ, मैंने अभी एक बात बोली कि जल में कहीं का भी जल हो, जल के रूप बदल सकते हैं और वो समुद्र में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो जल में हर तरह के जीव, उनकी हड्डियां, उनका डीएनए, भाई हम राख क्यों जल में डालते हैं? जब हम राख जल में डालते हैं तो उस शरीर में, उस जीवन में, उसके अंदर जो भी अच्छी बुरी क्वालिटीज होंगी वो जल में चली गई। जल में वो साक्षी हैं, उसकी अस्थियां, उसकी राख। तो जल में सब कुछ भरा होता है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्यूटिव ओपननेस है। जल तत्व की राशियों में एक इंट्यूटिव ओपननेस होती है, क्योंकि जल में सब कुछ, कई हजारों करोड़ों जन्मों का शास्त्र भरा हुआ है, और जिसका प्रकट हो गया, जिसने इस पे काम कर लिया, तो वो इंटरनल इंट्यूटिवनेस अंदर से आएगी। 50-100 जन्म में तुम्हारी अस्थियां जल में डाल पहुंची होंगी किसी रास्ते से, और वो इसलिए जल, हर पूजा में जल रखा जाता है। उस पूजा का चीजें उसमें आ जाती हैं, संस्कार पड़ जाते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं, फिर वो जल का रूप भले बदल जाएगा कहीं नहीं। तो इसलिए और मीन राशि को भी इंट्यूशन के लिए देखा जाता है, ओपननेस के लिए, इंट्यूटिव ओपन हो जाए। यहाँ पे उस जल में जो है उसको आप साधना से, मंत्रों से जागृत करके जान सकते हो जल के द्वारा क्या इसके अंदर था। जो जैसे मान लो कैंसर की दवा जानना है, तो आज भले लोगों को ना पता हो, लेकिन उस जल में है। अब उसको कैसे अभिमंत्रित करके, कैसे उससे तुम निकाल के, तुम्हारी अगर पूजा पद्धति या तुम्हें कोई बताने वाला हो तो तुम उससे जान सकते हो। लाइक अ वेरी ब्रॉड सुपर कंप्यूटर। जल जो है बहुत ब्रॉड सुपर कंप्यूटर है, जिसमें हर जानकारी है। बस उसको तरीके तो ओपन ओपननेस के लिए मीन राशि को ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे महात्मा लोग रहते हैं, महात्मा लोगों की कॉलोनी, मोहल्ला, बस्ती, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे नहीं चलता है। लॉजिक मतलब बुद्ध, तो बुद्ध यहाँ पे डोंट हैव लॉजिक। मरकरी में तुमको मरकरी से मीन राशि जहाँ पड़ेगी, उस भाव से रिश्तों को, कार्य को निभाने में लॉजिक नहीं चलता है। सप्तम में अगर जो है मीन राशि पड़ जाए तो आप अपनी पत्नी को लॉजिक नहीं दे सकते हैं कि तुमने ये नहीं किया तो हमने ये नहीं किया। यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता है, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। Please unmute yourself. Molesh, please unmute yourself. मेरे फादर ही है। सिंपल सा लव इज प्योर इन मीन राशि। आपके लॉजिक से कैसे लव इज प्योर? मछली है वो पानी में रहती है और पानी प्योर है। ओके, अच्छा चलिए अब हम इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अपनी अल्प बुद्धि से, जो हमने तजुर्बे से सीखा है। वही तो वो कह रहा पापा समझ पापा लव का प्लेनेट कौन है उस्ताद जी? मम्मा ने सिखाया होगा, अच्छा नहीं होगा, क्या नहीं अच्छा होगा? शुक्र। शुक्र है। शुक्र कहाँ पे एग्जॉल्ट होता है? क्या अच्छा नहीं होगा? मम्मा ने मीन में होता है ना। हाँ। तो फिर लव इज प्योर वेयर? कुंभ कन्या में, मीन में। इधर आना। क्या मम्मा ने सिखाया? क्या अच्छा नहीं, शुक्र तो एग्जॉल्ट होता है। लव कहाँ पे प्योर होगा? मीन में कि वर्गों में? मीन में। और अभी बोला मीरा और राधा ने पाया कृष्ण को,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो दुनिया में अगर प्यार की मिसाल दी जाती तो हीर रांझा तो बहुत बाद में आते हैं, लैला मजनू रोमियो जूलियट। असली प्यार की निशानी तो जो है राधा ही है, जो शादी होने के बाद भी आज तक मंदिर बने हुए राधा कृष्ण के। तो वही तो प्योर लव है। हमने आपको हमेशा सिखाया शुक्र जो है अच्छा है तो राधा मीरा भी बना देगा, खराब है तो रेड लाइट एरिया दिखा देगा जीवन में। ये ऊर्जा को समझो, शुक्र वही है। लॉजिक को पकड़ने का कोशिश करिए, धीरे धीरे आप भी। ऐसा नहीं है तो परेशानी वाली बात नहीं है, उससे भी आप 10 साल पहले पूछते तो हम भी नहीं बता पाते, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो प्रोसेस है लर्निंग का। यस, सीखते रहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लव इज क्या पे से लव इज प्योर, ठीक है। लस्ट इज गॉन। कई बार माते आप यहाँ से चलेगा नहीं तो अच्छा नहीं ऐसे तो लोअर लेवल पे बेड प्लेजर है, लेकिन राधा और मीरा ने कृष्ण को लस्ट के लिए थोड़ा माना, चाहा अपनी लस्ट पूरी करें। लस्ट मतलब हवस। तो राधा और मीरा हवस के कारण कृष्ण की पूजा करती हैं। अनकंडीशनल लव था, वो अपने से अलग मानती नहीं। तो यहाँ पे लस्ट खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो प्यार उठता है वो लस्ट फ्री होता है। लोअर बेल्ट में जब तुम जियोगे तो बेड प्लेजर होगा, लस्ट वाला होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हायर लेवल का जो शुक्र होता है वो यहाँ पे लस्ट इज गॉन। नोट कर लो, वही शुक्र है। दोनों तरफ से लगाना सीखना है, लस्ट वाले लेवल पे भी और लस्ट इज गॉन वाले लेवल पर भी, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी मीन राशि पड़ेगी वहां पे फिर हवस खत्म करना ही ब्रह्मा का संदेश है। लेकिन तुम मानव होके फंसोगे वहीं जाके, जहाँ 12वीं राशि पड़ेगी वहीं तुम्हें हवस होगी। लेकिन जिस दिन हवस खत्म हो जाएगी वहीं पे तुम्हारा असली प्यार उदय होगा, पेड़ उगेगा, ठीक है। मटीरियल कनेक्शन इज एब्सेंट हेयर। मटीरियल कनेक्शन का कोई खास मतलब नहीं है। जब शुक्र एक्सॉल्टेड हो गया तब फिर इतना, नो डाउट शुक्र इज अ मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, लेकिन अल्टीमेटली मटेरियल कनेक्शन एब्सेंट हो जाता है बुद्ध के कारण भी। मेडिटेशन भी है यहाँ पे। मर्क्यूरियल स्टफ इज बैड ओवर हेयर। मरकरी के डोमेन या उसका स्टफ, मरकरी से बुध ग्रह के चीजें यहाँ पर बुरी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु की राशि है, ठीक है। मरकरी डेवलेटेड होता ही है। मर्जिंग की भी राशि है, यानी एक दूसरे में मर्ज करना। मूवेबल और फिक्स्ड मूवमेंट है, मूवमेंट डन हो गया। नेसेसिटी हैज एंडेड। और मीन राशि जहाँ पे होगी वहां पे नेसेसिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि यार जब मौत के दरवाजे पे खड़ो तो तुमको मकान गाड़ी की जरूरत है। अब मोक्ष पाने के लिए क्या इनोवा में बैठ के जाओगे या मर्सिडीज में बैठ के जाओगे? काय की जरूरत है? हम मोक्ष पे जा रहे हैं। अब जैसे एक वो कहानी थी कि एक भाई साहब जो है बीवी से बोले आज मरने जा रहा हूँ, पक्का आज मर के रहूंगा। तो कहीं अच्छा ठीक है भाई मरने जा रहे हो तो आए दिन नाटक करते तो कहीं टिफिन बांध दो, टिफिन बांधे, मरने जा रहे हो टिफिन क्या बंधवा रहे हो? कहीं अरे रेल की पटरी पे मरने जा रहा हूँ, मान लो ट्रेन आ गई तो भूखे थोड़ा मर जाऊंगा, भूखे थोड़ा मरना है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यहाँ नेसेसिटी का है बात की है। जब मोक्ष की तरफ जा रहे हो तो फिर टिफिन बांधने की तुम्हें क्या जरूरत है? तो कोई नेसेसिटी यहाँ नहीं है, ठीक है। नेसेसिटी हैज एंडेड। वो महाराज जो है ट्रेन के नीचे कट के मरने जा रहे थे तो कह रहे थे बीबी टिफिन बांध दो, कहीं ट्रेन लेट हो गई तो भूखे ना मर जाए। तो ये सब नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। निर्वाण की भी राशि है और नथिंग फर्दर। जहां भी तुम्हारी मीन राशि पड़ जाएगी समझ लो उससे आगे फिर कुछ नहीं है, क्योंकि वो एंड है। नथिंग फर्दर, आगे क्या है भाई? मीन राशि जहां पड़ गई वहां क्या फर्दर है? वही है सब कुछ, एंड तुम्हारा। मान लो 11 पड़ गई, सब दोस्तदारी तुम्हारे लिए सब कुछ है। दोस्तदार के आगे पत्नी रोज कह रही है जब देखो तब आ जाते हैं, जब देखो तब उनके साथ पीने बैठ जाते हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो। क्योंकि 11th में मीन राशि पड़ी है। तुम्हारे दोस्त, पत्नी, बीवी, बच्चे की फी, बच्चे को स्कूल छोड़ने भले नहीं गए लेकिन दोस्त के साथ जो है चले गए तुम। 11th है ना, तो वो फर्दर उससे आगे तुम्हें दिखेगा ही नहीं कुछ। नथिंग फर्दर को आजकल के जमाने में भी तो लगाना है भाई। एक तो वो गया कि भाई मोक्ष है, तो हर जगह मोक्ष की बात काहे हम कर रहे हैं? क्योंकि मोक्ष किसको चाहिए? यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे लगाओ। एजुकेशन में पड़ जाए पंचम में मीन तो आदमी कह रहा भैया नथिंग फर्दर, हमको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है, हमको क्या कोई लेना देना नहीं है, जो डोमेन उसका हावी हो जाए तो नथिंग फर्दर, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव टुगेदर, ये चाइना में चाइनीज इंग यांग को समझ लेना, इन यांग, ठीक है। तो दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव टुगेदर। क्योंकि दो मछली हैं तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे दोनों रहता है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब होता है एक मछली जो है भौतिकवादी है और एक मछली आध्यात्मिक है। जो इस तरफ का पावरफुल मामला तुम्हारा बन जाएगा उसी तरफ तुम चल जाओगे। लेकिन जन्म लिया तो पहले दोनों में ही फंसता है आदमी, भौतिकता में भी फंसता है। भाई गौतम बुद्ध भी तो इतने साल तक फंसे रहे,
फिर एक दिन उधर वाली मछली ने जब खींचा तो कहना अरे एक दिन मैं भी बुढ़ा होऊंगा, एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन मेरे, बस अब हो गया, ये वाली मछली मजबूत हो गई, अध्यात्म वाली निकल लिए घर छोड़ के। तो ये लेकिन रहती दोनों चीजें विराजमान है। प्रिजर्वेशन की भी राशि है। प्रिजर्वेशन की मैंने तुम्हें 10 बार बता दिया, जल में सब कुछ प्रिजर्व होता है, हर संस्कार, हर अच्छा बुरा, हर शब्द ब्रह्म है। एक बार मुंह से निकाल दिया, चाहे गाली दे दी चाहे आशीर्वाद दे दिया, वो घूमता रहेगा। कई लोग जो स्वर विज्ञान में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो आकाश में या ब्रह्मलोक में घूमने वाले शब्दों को पकड़ भी लेते हैं जो हजारों लाखों साल पहले बोले गए। लेकिन वो विद्या प्राय लुप्त प्राय है इस समय इंडिया में। और जो अगर ज्ञानगंज में कुछ लोग जानते भी होंगे तो वो यहाँ नीचे उतर के आते नहीं हम लोग को बताने। ठीक है, ज्ञानगंज जानते हो कहाँ है? पढ़ना ढूंढना ज्ञानगंज कहाँ है। ज्ञानगंज सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अध्यात्म का, लेकिन वो पता नहीं किसी को कहाँ है, लद्दाख में कहीं ऊपर हिमालय के आसपास। प्रिजर्व लाइफ हो गया, ठीक है, प्रोग्रेस, प्रोटेक्टिव, पंप, रीजन नॉट लाइक हियर, यहाँ पे भी रीजनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। रीबर्थ भी यहाँ पे एंड हो जाती है रेयर केसेस में, यानी दोबारा बर्थ नहीं हो, मोक्ष यहीं पे, इसलिए मोक्ष। ग्रहणशील मैंने बता ही दिया, ठीक है। सेक्रेट पगोडा, सेक्रेट मंदिर, सेक्रेट प्लेसेस, पवित्र जगह, पवित्र पगोडा, मंदिर, चर्च, ये सब दिखाते हैं। सेंट्स, साधु सन्यासी जहाँ पे हैंग आउट करते हैं, ठीक है, मारो दम मिटे दम पहाड़ पे, ठीक है, बीट पी के। तो सेंट्स अब अच्छे बुरे हर तरह के अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, मैं ये इस पे कोई बुराई नहीं करता हूँ, उनकी अपनी परंपरा में जो चलता है, और आप किसी भी तरह के, वो चाहे वैदिक हो सेंट या किसी भी तरह के, अपनी अपनी जहाँ पे वो गुपचुप रूप से हैंग आउट करें, अपनी बातें करें, अपनी चर्चा करें। यहाँ पे स्ट्रगल इज ओवर, ये भी एनर्जी है कि स्ट्रगल यहाँ पे ओवर हो जाती है। सरेंडर की भी राशि है, सस्टेन्स, टेम्पल, टैंक, जल से रिलेटेड चीजें, शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। वीकनेस यहाँ पे एग्जॉल्ट होता है, ये पता ही है। वर्डली एफर्ट जो है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, यानी कि दुनियादारी यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है। यश और ग्लोरी की भी साइन है। यश ग्लोरी क्यों? अगर आपको मोक्ष मिल गया तो आप, जिनको मोक्ष मिला उनको हम लोग आशा याद करते हैं, तो बार बार आने जाने में भले कमी कुछ समय के लिए याद करें। तो ये जनरल मिथुन मीन राशि के बारे में हमने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन चीजें समझाने का प्रयास किया कि कैसे मीन राशि, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा एंड होता है राशियों के एट्रीब्यूट्स का। अब मुझे आशा है कि आप लोग अगर इस क्लास के बाद खाली टाइम में एक बार रिवाइज करते होगे अपने लिखे नोट्स, तो आपको एटलीस्ट राशियों की ऊर्जा और कारक पता चल जाएंगे। उसको किसी भी भाव में लगाओगे तो प्रेडिक्शन अपने आप बोलेगा। श्रेया जी के नाम से जो सज्जन हमारे साथ हैं उनको जरा अनम्यूट कर दीजिए, दीपा मैम। जी सर। प्रिया जी अनम्यूट करिए। श्रेया जी के नाम से जिन्होंने, जय श्री कृष्ण सर। प्रणाम प्रणाम। कोई ये बताओ उस्ताद जी, जी सर, अभी तक आपकी ज्योतिष की जितनी भी यात्रा रही है और उसमें आपने मीन राशि को जिस प्रकार से भी समझा होगा, जी सर, उसमें बढ़ोतरी आपकी आज के क्लास के बाद हुई नहीं? 100% हुई सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपको मीन राशि को देखने का एक नया नजरिया मिला। जी सर, जी सर, नजरिया तो मिल गया मेरे भाई। क्या आप ये अलग अलग वर्ड जो एनर्जी हमने बताई इनको 12 हाउस में रख के कनेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे सर। अब प्रैक्टिस नहीं, अभी प्रैक्टिस कराएंगे। तुम्हारी मीन राशि किस भाव में पड़ती है? सर 8th में है। 8th में पड़ती है। तो अब ये मीन राशि के जो जितने भी एट्रीब्यूट है, कोई भी एक एट्रीब्यूट उठा लो कि तुम्हारी पूजा पद्धति, होली श्राइन, मिलना जुलना, कहीं ना कहीं किसी गुप्त तरह की विद्या, नॉलेज, एजुकेशन, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, तंत्र वंत्र, कुछ भी, कोई ना कोई खुफिया, कोई छुपे हुए परंपरा से कोई संबंध है अभी तक? सर ऑकल्ट में आ गया, जैसे ऑकल्ट में कर रहे हैं अभी, और दूसरा भी छुपा हुआ है। जी हाँ, और मैं जैसे एजीएम प्रोडक्शन हूँ तो रिसर्च वगैरह भी प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। और प्लस मेरी राशि सर जैसे 12th, ये 12 राशि 8वें घर में है, तो मतलब जो मदद है मेरे को भी ससुराल वाले जैसे मेरे को बोले जमीन ले लो, मैंने आंख मूंद के वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई बुद्धि लगाया ही नहीं अपनी। तो अब इतना अगर कर लेगा क्योंकि नहीं तो मैं जमीन नहीं ले पाता, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। उन्होंने बोला कि ये प्लाट है यहाँ ले लो, 23 लाख का है। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा ठीक है जी कर दीजिए,
और वो लिव गया। अभी घर में बात करता तो घर वाले बोलते यहाँ ले लो वहाँ ले लो, तो ससुराल में छत्तीसगढ़ में ले लिया। ठीक है, बढ़िया। तो अभी आप इससे मतलब कनेक्ट कर ले जाओगे। चलिए दीपा जी, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, और ज्यादा नहीं अब कहते हैं, लेकिन फिर लगता है कि सबके ले लो, लेकिन जिसके भी ले पाएंगे 4-5 लोग तो देंगे। लेकिन भैया पर्सनल चार्ट में मेरा ये ना, तुम सिर्फ राशि साइंस के बारे में पूछो, 3 साइन आज पढ़ा है, 3 साइन के बारे में पूछो, मगर और कोई तुम्हारा थॉट आता है, तुम अपने अपने लाइफ में, तुम लोग ऐसे ना पूछो, तुम लोग अपने अपने चार्ट में लगाओ, जहाँ जिसके मकर कहीं पढ़ रही होगी, 11th पढ़ रही होगी, 12th राशि तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, उससे क्वेश्चन लाओ ना कि हाँ ऐसा है नहीं है और क्या हो सकता है, तो मजा आता है बात करने का कि जो आज पढ़ा है उस पर चर्चा हो। तो चलो सबसे पहले इनको करो, वंदना जैन मित्तल को। तो ये बीच बीच में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हम वो मैं इनको अनम्यूट नहीं कर पाया। जय श्री राम गुरु जी। गुरु जी पूछना चाहती हूँ कि आप ना कुंभ लगन की जातकों के लिए कुछ एक में थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा है, तो आप उसके पॉजिटिव ट्रेड्स और बताइए कि उसके लिए और कौन से एरिया हो सकते हैं कुंभ लगन। ये सब नेगेटिव नहीं होता, कलयुग में यही सब तो मजेदार बातें हैं, तुम वहाँ उनको नेगेटिव बता दे रही हो। नहीं, कई लोगों के लिए नेगेटिव होते हैं, तो मतलब थोड़े से उसके पॉजिटिव वाले भी आप बताइए, क्योंकि मैंने पेपर में पढ़ा उसमें भी नेगेटिव ही थे, सारे नेगेटिव चीज ही ज्यादा थी। कुंभ राशि में बहुत पॉजिटिव भी है, क्योंकि मोक्ष की तैयारी यहीं पे, तो तुम मोक्ष की तैयारी के बारे में विचार करो। जैसे बच्चे का कुंभ लगना है तो फिर कम्युनिटी सर्विस की राशि है, कर्म से मिलने वाले फल की राशि है, तो ऐसे पहले जोड़ो तो सारे हाउस, तो उसका रेफरेंस तो बनाओ, और फिर वहाँ ग्रह भी बैठाओगी। हमने तो बिना ग्रह बैठाए बताया है, तो जब ग्रह बैठाओगी तो चेंज अल्टर हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। गुरु जी जैसे 10वें भाव में अगर मीन राशि है तो हम उसको कैसे कारक तत्व से जोड़ेंगे? जैसे 10वां भाव शनि का है और मीन राशि, तो बहुत बच्चों वाले सवाल हुए। मीन राशि क्या है, एक चीज खत्म होगी दूसरी चीज आएगी। 10वां हाउस कर्मा है, यानी कर्मा एक नौकरी खत्म होगी दूसरी नौकरी वहीं से शुरू होगी, ठीक है, बार बार बदल सकती है। अब कर्मा मिशन से ये सारी क्वालिटी जोड़ दो, तो इतने सारी पढ़ाएंगे, वहां पे दार्शनिकता होगी, वहां पे बहुत ज्यादा अकल आदमी नहीं लगाएगा, बुद्ध की चीजें वहां पे अकल लगाएगा तो नुकसान करेगा नौकरी में, क्यों, बुद्ध की डेबिलिटेड है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाएगा, क्रिटिसिज्म करेगा, एनालिसिस करेगा। अब ऐसे आदमी को 2 नौकरी मिलती है एक साथ, अब वो इतना ज्यादा सोच विचार कर देगा कि उसके हाथ से दोनों निकल जाए, कहो या नहीं सही चुन पाएगा। तो जो पाइसिस में समझो ना, द्वि स्वभाव राशि है, बात सुने, मतलब जो दिल कह रहा हो वो करे, उसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाँ माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मरकरी का स्टफ वहां पे बैड है। और कुंभ का भी, कुंभ के 1-2 जैसे आज के संदर्भ में हम बच्चों के लिए कोई एरिया हम बच्चे को कह सके कि बेटा तुम इसमें काम करो। नहीं, आप समझी नहीं। कुंभ राशि से अगर आप इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं या आपने कंफर्म कर लिया है कि कुंभ राशि से ही उसका करियर बनेगा, तो हम बता दें। लेकिन आपके देखने और हमारे देखने में फर्क है ना, हम कैसे मान लें कि कुंभ से ही करियर बन रहा है? सिर्फ 10th में कुंभ राशि पड़ रही है इसलिए नहीं। हाँ, 10th में कुंभ राशि मतलब हाँ, लोहे का एक बताया गया बच्चे को ना कि लोहे का राशि क्या है। कुंभ राशि, अभी आपको 1 सेकंड, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, हमने क्या बोला, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल साइन है, सबसे ज्यादा सॉरी, कुंभ राशि तो इंटेलेक्चुअल साइन है ना, क्योंकि 3, 7, 11 ये बुद्धि त्रिकोण है, काम त्रिकोण है, इंटेलेक्चुअल त्रिकोण भी तो बताया। तो इंटेलेक्चुअल से संबंधित कोई भी वायु का, कम्युनिकेशन का, इंजीनियरिंग का, लिकर इंडस्ट्री का, जल का, कम्युनिटी सर्विस का काम करे। कम्युनिटी सर्विस सबसे अच्छी क्या है? इंटेलिजेंस और कम्युनिटी सर्विस सबसे अच्छा क्या कर सकता है? आईएएस बन जाए। आईएएस मतलब कम्युनिटी सर्विस, सेवा, और इंटेलिजेंस मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस किस नौकरी के लिए चाहिए? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस किस नौकरी के लिए? सिविल सर्विस। तो ये तो, लेकिन बाकी ग्रह तो अभी नहीं बैठाए हैं ना, तो लेकिन ये बात मान चलिए कि उसको इंटेलिजेंस का काम, अपनी इंटेलिजेंस को कम्युनिटी सर्विस में लगाना है। अब इससे जो प्रोफेशन निकले, ग्रह जो सपोर्ट कर दें और जो रिश्ता बने, और शनि जहां बैठा हो उससे कॉम्बिनेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा वो क्या करेगा। धन्यवाद गुरुजी। आइडिया लगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो सर, जैसे अगर हमारी एक्वेरियस राशि 2nd हाउस में पड़ती है,
एक्वेरियस राशि सेकंड हाउस में पड़ती है, यानी कि मकर लग्न हुई। मकर लगन हुई तो सबसे पहले तो कंफर्ट अब छोड़ना पड़ेगा, ये कुटुंब भाव भी है, तो शायद बचपन में कुटुंब भाव की वजह से घर में कोई ना कोई कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसको अपने परिवार, कुंभ राशि क्या है, सब सर्विस की राशि है, तो परिवार की सेवा के लिए उसको आगे आना पड़ेगा, फ्रंट फुट में प्रयास करना पड़ेगा, अपने कंधे पे मटका उठाना पड़ेगा परिवार का, पानी पिलाने के लिए सबको। जी सर, तो ये तो खैर बचपन की राशि हुई, बात खत्म हुई। यही अगर ओल्ड एज में सपोज कोई ग्रह यहाँ का हो जिसकी दशा हो, तो अगेन द सेम थिंग विल बी एक्टिवेटेड। ओके, एंड सर दूसरा मेरे को आपसे पूछना था कि मीन राशि अगर हमारे थर्ड हाउस में है, सो दैट इज द बेस ऑफ मिथुन, तो मिथुन राशि ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि छोटे भाई बहन, पराक्रम, पड़ोसी, अपने कम्युनिकेशन, 12th राशि क्योंकि खर्चे की राशि है, इन सब पे खर्चा करना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य, अब देखो रेफरेंस बनाओ, 4 से 12 क्या है, माता की बीमारियां, माता की बीमारी। बच्चों से 11th है, बच्चों की इच्छा पूर्ति। तुम्हारा खर्चा कहाँ हो रहा है, 12th राशि जो है नॉर्मल खर्चे की राशि है ना बिटिया। जी जी सर, खर्चे की राशि तीसरे हाउस में बैठ गई ना। जी सर, 5th हाउस से 3rd हाउस क्या नंबर का हाउस है, सॉरी सर, 11th 11th। तो बच्चों के, तुम्हारी मीन राशि जहां पे पड़ी वो बच्चों का 11th यानी इच्छा पूर्ति का घर है, तो बच्चों की इच्छा पूर्ति वाले घर में तुम्हारी खर्चे, काल पुरुष की खर्चे की राशि बढ़ गई है। जी सर, बच्चों पे खर्चा। अब मान लो कि नौकर जानवर और मामा, तो नौकर जानवर मामा से 10th हाउस में मीन राशि पड़ी है, तो उनके नौकरों को कहीं सेटल करने के लिए, नौकरों का कर्मा हो गया ना। जी सर, मामा का कर्मा हो गया, तो मामा तुम्हारे पास आ जाए कि बिटिया हम बहुत गरीब हो गए किसी वजह से, हमको 1 लाख रुपया दो, तुम दोबारा अपना व्यापार शुरू करी, तो तुमको देना पड़ेगा। जी सर। आंसर मेरा एक सुनो, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा का कर्मा पे खर्चा करना पड़ेगा। पत्नी का, स्पाउस का भाग्य है, पत्नी स्पाउस के, अब स्पाउस के पिताजी को भी तो यही देखोगी, अपने ससुर पे खर्चा करना पड़ेगा तुम्हें। जी सर, तुम्हारी है तो किसी और की दोस्त, क्योंकि भाई देखो 7 से 9th है ना, तो 9th हाउस तो पिता का होता है, तो किसका पिता, स्पाउस का पिता, स्पाउस का गुरु, स्पाउस की विदेश यात्रा, स्पाउस की हायर स्टडीज शादी के बाद की, उन सब पे तुम्हारा खर्चा होगा। जी सर, तो यहाँ तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। जी कि सर, ससुर बीमार है तो इतने महंगे इंजेक्शन लग रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सब इनकी बीमारी में खर्च कर देंगे, तो जी सर, मर वाला सब पूरा हो जाएगा यहाँ। जी सर। सर एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन और था, अभी ये क्लियर हुआ? जी 100% सर, बिल्कुल 100%। सर छोटा सा क्वेश्चन ये था, बचपन में ना एक बुक पढ़ी थी हम लोगों ने, लिंडा गुडमैन, उसमें पढ़ते हैं, उसमें कौन दी बात, मेरी बात। हाँ सर, उसमें था एक वर्ड मेरे जहन में आया था, टिमिड लियो, लाइक ऑल लियो राशिज आर नॉट अग्रेसिव, देयर आर सर्टेन टिमिड लियोज आल्सो। तो सर ये राशि में टिमिडता कब आएगी, मतलब एक शेर में टिमिडता कब आएगी? मैं एक सेकंड में समझा देता हूँ, टिमिडिटी कब आएगी। हमको एक बात बताओ कि सिंह राशि के नौमांश कैसे शुरू होंगे। सिंह राशि का पहला नौमांश जो है मेष राशि का होगा, दूसरा नौमांश वृष राशि का होगा, तीसरा नौमांश मिथुन राशि का होगा, चौथा नौमांश, इस तरह धनु तक के उसके नौमांश आएंगे सिंह राशि के। ठीक, अब इन बताओ 1 से लेकर 9 तक में कौन सी टिमिड राशि है। केकड़ा थोड़ा टिमिड है, बिच्छू थोड़ा टिमिड है। ओके, अरे कनेक्ट नहीं कर पाते तुम लोग, समस्या तो ये है। नहीं सर, हम जो यहाँ सीख रहे हैं ना, पे जिस डिग्री पे लग्न होगी उसका नौमांश की जो लग्न होगी उससे देख लो कि शेर भी टिमिड हो गया। अब शेर भी जंगल का राज, सर्कस का शेर जो है, सर्कस में शेर जो है टिमिड हो जाता है जी। तो इसका मतलब कंट्रोल कंडीशन, दुनियादारी, यानी कि इंसान, तो मनुष्य की राशि इसको ट्रेंड कर सकती है। तो ऐसे तुम्हें समझना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें इनडायरेक्टली, तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन है, तुमको इनडायरेक्टली सारी हिंट दे दी हमने, बाकी लोग जो जानते हैं वो समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नए लोगों को जरूरत नहीं इनके सवाल में। Odisha news, can you just tell? हाँ जी सर, प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम प्रणाम। हाँ जी गुरु जी, मुझे बस ये पूछना था, जैसे मकर राशि में आप बता रहे थे ना कि बोलो। वो चेंज भी हो जाती है, चेंज करते हैं उसमें, चेंजेस लाती है अपने अंदर। तो मकर तो बस जैसा है, तो वो मतलब अपना स्थिर नहीं रहता कि वो भी चेंज करेगा, स्थिर रहती है। चेंज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बताया था। वहां पे दलदल भी है, मगरमच्छ के रहने की भी जगह है, और मगरमच्छ ने अगर बकरे को पकड़ा तो बकरा वहां तक चल के मगरमच्छ के पास आया होगा ना,